गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके एक पेपर है नॉन कोऑर्डिनेट से संबंधित, दूसरा पेपर है साइटोजेनेटिक्स। अपन दो पेपर यहाँ डिस्कस करेंगे। उसमें जो दूसरा पेपर है वो साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स का मैं कंबाइंड लिख दिया एक्चुअली, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है ना? दो टॉपिक हैं उसमें, एक सेल बायोलॉजी एक जेनेटिक्स है। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत अपन सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, सेल ऑर्गेनल्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स में आप जीन, क्रोमोसोम्स, बेसिकली कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में, स्ट्रक्चर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? अ, सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट से अपन शुरू करते हैं। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the cell। ठीक है ना? स्ट्रक्चर और फंक्शन मीन्स कोशिका के बारे में जो अध्ययन, या कोशिका की संरचना और कार्य प्रणाली है उसके बारे में अध्ययन, साइंस की, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको सेल बायोलॉजी कहेंगे। तो सबने कोशिका शब्द तो सुना ही होगा। आंग्ल भाषा में उसको सेल के नाम से जाना जाता है। कोशिका जो शब्द है वो, अगर इसको डिफाइन करें, आप इसको परिभाषित करें, तो सीधी सी एक लाइन की परिभाषा बनती है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे भाई दियो, मान के चलो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, बेसिकली वो बना किससे है? एक यूनिट से। या अगर प्लांट सेल रहेंगे तो आप इस तरह की शेप देंगे, एनिमल से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि उसमें सेल वाल पाई जाती है। ठीक है ना? और इधर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन से जो शेप होती है वो ज्यादातर आप स्पेरिकल, कॉलमनार, क्यूबोइडल, इस तरह की। लेकिन इसमें आप इस प्रकार की शेप बनाते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप की। तो जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है चाहे प्लांट है, बेसिकली बना किससे है? सेल से। और मैंने कहा था कि एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचना बनाने का जो काम करेगा वो कौन करेगी? ये कोशिका। ठीक है ना? और यही कोशिका जो संरचना बनाती है वही उसके अंदर होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं उनको करने के लिए जिम्मेदार है। चाहे वो, अगर वो 21 की प्राणी है तो वो उसके शरीर में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो शोषण है, चाहे पाचन है, चाहे रिप्रोडक्शन है, चाहे उत्सर्जन है, सारी की सारी उस कोशिका के अंतर्गत हो रही है। मतलब उसके अंदर अंदर में ही, एक कोशिका में ही वो सारी चीजें होंगी। अगर आप बहुकोशिकीय की बात करो तो वहां पर बहुकोशिकीय प्राणियों में सेल, या समान प्रकार की सेल जिनकी उत्पत्ति समान जगह से हुई हो, या समान जनिक उपकला से हुई हो, उनको उत्तक कहते हैं। उत्तक कई प्रकार के जो उत्तक होते हैं, बेसिकली 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, उनमें से कई उत्तक, दो या दो से अधिक प्रकार के उत्तक मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। कई बार ये आप देखने को मिलेगा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें कई ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करेंगे, या एक एनिमल या प्लांट को बनाने का काम करेंगे, जो कि बहुकोशिकीय होगा। अगर भाई ये मान के चले कि दो कोई भी एनिमल के बारे में, अब अगर अपन देखें, क्यों अपन किसी कोशिका को आ, उस शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानते हैं। आपने अमीबा नाम सुना होगा। ठीक है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, और अगर आप इसकी तुलना करें, अपने आप से तुलना कर लीजिए आप, ह्यूमन बींग्स। ठीक है? अब ह्यूमन बींग है वो बहुकोशिकीय प्राणी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
जबकि ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी है। ठीक है, इस कोशिका को आपने क्या कहा है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो ये अपने आप में एक पूरा प्राणी है, और ह्यूमन बीइंग भी अपने आप में एक पूरा प्राणी है। इसके अंतर्गत ह्यूमन बीइंग की बॉडी में असंख्य कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ट्रिलियन सेल्स पाई जा रही है, जबकि यहां पर एक कोशिकीय ही प्राणी है। इसके अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती हैं, जैसे सामान्यतः आप मान के चलो, श्वसन है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, ये जितनी भी प्रक्रिया हैं वो सब इस ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत होती हैं, जिनको करने के लिए इसमें, इस ह्यूमन बीइंग में, हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पाए जा रहे हैं। जैसे श्वसन है, तो श्वसन में बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो लंग्स, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं मेन, उनसे मिलकर बना होता है। लेकिन उसमें कुछ सहायक श्वसन अंग भी पाए जाएंगे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम सहायक श्वसन अंग की तरह काम करेगा। इसी प्रकार डाइजेशन है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस प्रकार से। एक्सक्रेशन है, तो एक्सक्रेशन में भी एक ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जो किडनी से, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूरिनरी डक्ट्स, इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। रिप्रोडक्शन है, उसके लिए वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसमें वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेशन की अगर बात करें तो वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं, जिसका मेन ऑर्गन जो होता है वो हार्ट होता है। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो इसके लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और बॉडी के कई ऑर्गन्स मिलके आप में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी प्रक्रियाएं आपके शरीर में हो रही हैं, उनको करने के लिए यहाँ एक या एक से अधिक, एक मुख्य और सहायक अंग की तरह बहुत सारे सिस्टम यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर, हमारे अंदर जैसे श्वसन हो रहा है, तो वही श्वसन इसके अंदर हो रहा है। हमारे अंदर श्वसन में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। मींस हम क्या करते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और ये का ये काम इसके अंदर होता है कि ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है और CO2 को बाहर निकालता है। ठीक है, जब दोनों पर ये बहुकोशिकीय प्राणी है, जिसमें ट्रिलियन सेल्स पाई जा रही हैं, ये एक कोशिकीय प्राणी है, लेकिन होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो दोनों में समान हो रही है। इसलिए ये जो एक कोशिकीय प्राणी है, ये भी श्वसन करने में सक्षम है, ये भी उत्सर्जन करने में सक्षम है, ये भी रिप्रोडक्शन करता है, इसमें भी ऑस्मो रेगुलेशन पाया जा रहा है, इसमें भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जैसे हमारे केस में देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, CNS, जिसमें ब्रेन और आपकी न्यूरल कॉर्ड होती है, वो आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है आपके शरीर को। इसी प्रकार इसमें भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो जब एक कोशिकीय से बना हुआ प्राणी ही बहुकोशिकीय प्राणी के जैसे अपने काम कर सकता है, मींस ये जो संरचना है ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट है सारे काम करने के लिए, इसलिए फंक्शनली ऑटोनोमस है। और संरचना किसकी बन रही है, कोशिका की। इसलिए जो एक कोशिकीय प्राणी है वो भी बहुकोशिकीय प्राणी जैसा व्यवहार करेगा, वही सारे काम करेगा जो बहुकोशिकीय। इस प्रकार से एक कोशिका अगर इस ह्यूमन बीइंग के जैसे एक अमीबा पूरा काम कर सकता है, तो एक कोशिका को आप उस पूरी, अगर इसमें से अगर आप एक कोशिका यहां से निकाल के और उसको लेबोरेटरी कंडीशंस पर, कंट्रोल कंडीशन पर अगर रखें, तो वो सरवाइव कर जाती है और सारे वो काम करती है जो एक ह्यूमन बीइंग करता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक कोशिका अपने आप में इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी पाई जाती है। इसलिए वो किसी भी, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गन हो, चाहे उसकी संरचना, मतलब उसको बनाने का, उसका शरीर बनाने का काम करेगी, और उसके में होने वाले जितने काम है उनको भी करती है। तो इस प्रकार से कोशिका किसी भी ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज द सेल। नाउ कोशिकाओं को अगर देखें तो यहां पर
अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ देखेंगे आप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम अब हमारे केस में ब्रेन कर रहा है, जबकि इस केस में कौन करेगा? न्यूक्लियस, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और वो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करेंगे इसके अंदर होने वाली जितनी भी क्रिया है। उसके बाद रेस्पिरेशन इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन द्वारा हो रहा है, जबकि इसमें किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। और वो अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है इस एनिमल की, उस वो सेमी परमिएबल होती है और सांद्रता के हिसाब से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यहाँ ज्यादा है तो यहाँ से पानी में निम्न सांद्रता यहाँ की तरफ आ जाएगी। ऑक्सीजन की सांद्रता चाहे तो तरफ पानी में ज्यादा है तो इसके अंदर ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से इसकी जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो इसको चारों तरफ से घेरे हुई है, वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रही है। तो काम वही हो रहा है, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम पाया जा रहा है, यहाँ सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है। डाइजेशन की अगर बात करें तो यहां पर हमारे केस में पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो माउथ से लेके और एनस तक होता है और उसमें और सहायक अंग और होते हैं, जबकि इसके केस में एक फूड वैक्यूल पाई जाती है मात्र। ठीक है, वो फूड वैक्यूल ही लाइसोसोम के साथ मिलकर के और उसमें जो खाना आता है उसको पूरे को डाइजेस्ट करने का काम करती है और इस प्रकार से वो डाइजेशन की प्रक्रिया इसके अंदर हो जाती है। ठीक है, और अगर एक्सक्रीशन देखें तो इजेशन द्वारा या ये जो CO2 बाहर आ रही है ये भी अपने आप में एक्सक्रीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। जो खाना है यहाँ पचने से बच जाता है वो लास्ट में आके और यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल जाता है, ये भी एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है। तो एक कोशिका में जो काम हो रहे हैं वही बहुकोशिका में हो रहे हैं या बहुकोशिका में हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एक जो कोशिका है वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट उसमें कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए दैट इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो अपने आप में एक इकाई की तरह काम करती है और वो सारे काम कर सकती है जो एक बहुकोशिकीय प्राणी कर सकता है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।